नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल SDVP ट्यूटोरियल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि प्रत्येक प्रोफेशनल पर्सन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक एक्सपीरियंस होल्डर एंड फ्रेशर पर्सन के रिज्यूम बनाने के लिए। एक एक्सपीरियंस होल्डर और एक फ्रेशर अपना रिज्यूम कैसे तैयार करें। यहाँ पे मेन बात ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपना रिज्यूम या CV बनवाने के लिए साइबर कैफे जाते हैं और वहाँ पर साइबर कैफे वाला क्या करता है कि उसके पास पहले से ही बहुत सारे फॉर्मेट, CV फॉर्मेट या रिज्यूम फॉर्मेट बहुत सारे पहले उसके पास बहुत सारे CV फॉर्मेट या रिज्यूम फॉर्मेट पहले से ही और पड़े रहते हैं और वो उसमें एडिट कॉपी कर करके CV और रिज्यूम दे देता है। तो करना ये चाहिए हम लोगों को, जो CV या रिज्यूम हम लोग बनाते हैं वो खुद अपने हाथ से लिखें और अपने हाथ से तैयार करें। इससे क्या होता है कि उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम लोगों को पता रहती हैं, उसके बारे में पता रहता है। और क्या होता है कि उसमें जो चीज़ें हम लिखते हैं वो हमारी ओरिजिनल चीज़ें होती हैं। और साइबर वालों जो करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें तुम्हारे पास हो ही, इसलिए CV के अंदर जो भी चीज़ें हम लिखते हैं या जो भी चीज़ें ऐड करते हैं उनके बारे में हमको पूरी जानकारी भी होनी चाहिए और जो चीज़ हमारे पास होती है वही चीज़ उसमें ऐड करनी चाहिए। तो बात करते हैं अपने रिज्यूम की। तो रिज्यूम में क्या होता है, सबसे पहले अपना नेम यहाँ पर लिखें। सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखें और उसके बाद उसमें जस्ट नाम के नीचे अपना ईमेल एड्रेस लिख लें। ईमेल एड्रेस ऐसा होना चाहिए कि वो प्रोफेशनल लगे और न लगे। ईमेल एड्रेस के जस्ट नीचे आपको कांटेक्ट नंबर देना है। कांटेक्ट नंबर आपका वो देना है जो आपका रनिंग मोड में हो। इसके बाद हम करियर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो करियर ऑब्जेक्टिव, पहली चीज तो हम बात कर लेते हैं करियर ऑब्जेक्टिव होता क्या है। करियर ऑब्जेक्टिव में ये बताया जाता है कि मैं कौन हूँ और मैं आपकी कंपनी के सक्सेसफुल होने के लिए क्या कर सकता हूँ। करियर ऑब्जेक्टिव में ये चीजें लिखी जाती हैं। करियर ऑब्जेक्टिव सबका हर जगह पे हर कंपनी का या जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब के अकॉर्डिंग करियर ऑब्जेक्टिव आपका डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि करियर ऑब्जेक्टिव आपका एक ही करियर ऑब्जेक्टिव हर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो करियर ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। करियर ऑब्जेक्टिव में हमने बता दिया कि उसमें मैं कौन हूँ, मैं आपकी कंपनी के लिए क्या सकता हूँ या हम आपके लिए क्या कैसे सुटेबल हैं, ये करियर ऑब्जेक्टिव में लिखा जाता है। ठीक, तो आगे बात करते हैं। करियर ऑब्जेक्टिव के तुरंत बाद हम लिखते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जो भी हमने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन गेन की है वो हम लिखते हैं। जैसे कि इसमें हमने बी फार्म को लिखा है और बी फार्म इसको लिखने का पैटर्न क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे बी फार्म, कहाँ से किया है, उस कॉलेज का नाम, एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी। अब उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ये कोर्स किया है, कितने परसेंट के साथ किया है, कितने परसेंट के साथ किया है और किस बैच में किया है, ये आपको उसमें मेंशन करना होगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और भी अगर है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम जस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन करते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने 10th कितने परसेंट से की है, किस बोर्ड से की है और किस सन में की है, ये बताना रहता है। 10th के आफ्टर 10+2 आपने किस बोर्ड से की है, कितने परसेंट मार्क ऑब्टेन किए हैं और किस सन में आपने 10+2 किया है।
एकेडमिक क्लासिफिकेशन क्वालिफिकेशन के बाद एकेडमिक अचीवमेंट्स मेंशन करेंगे। एकेडमिक अचीवमेंट्स में जो जो भी हमने एकेडमिक स्कूलिंग के समय में जो चीज़ें हमने अचीव किया है उसको मेंशन करेंगे। जैसे कि आपका सिल्वर मेडल बाय बीसीसी है, एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड है, ब्रांच में जैसे ब्रांच में टॉपर इन थर्ड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, एट्थ सेमेस्टर में जो भी आपने टॉप किया है उनको मेंशन करना होगा। कॉलेज टॉपर सेवेंथ सेमेस्टर में आपने कॉलेज में टॉप किया है तो उसको आप मेंशन करेंगे। कोई भी अचीवमेंट किया है या कोई सर्टिफिकेट आपने अचीव किया है, ये सब चीज़ें आपको उसमें मेंशन करना होगा एकेडमिक अचीवमेंट्स में। एकेडमिक अचीवमेंट्स के बाद में प्रोफिशिएंसी मेंशन करेंगे। प्रोफिशिएंसी जो है इसमें आपको एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन करना होता है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका क्या आता है, जैसे आपके विंडोज 7 हो गया, विंडोज एक्सपी हो गया, ऐसी चीज़ें है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में मेंशन करनी होती हैं। अदर पैकेज में जैसे आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया है, एमएस ऑफिस है, ईआरपी है, पावर सर्च है, एमएस एक्सेल है, ये सब चीज़ें जो है आपने कंप्यूटर नॉलेज जो है आपका या अदर पैकेज के अंदर ये सब चीज़ें मेंशन की जाती हैं। डिजाइनिंग में आपका ग्राफिक डिजाइनर है, आर्टिस्ट है, ये सब डिजाइनिंग में आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या रहती हैं प्रोफिशिएंसी में। प्रोफिशिएंसी में आपका प्रोफिशिएंसी की जगह पे आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी मेंशन कर सकते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद में आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। प्रोजेक्ट्स में मतलब आपका क्या हो गया, प्रोजेक्ट जो है आपका ये प्रोजेक्ट मतलब आपने किस क्षेत्र में आपने किसी भी क्षेत्र में आपने कोई चीज़ बनाई हुई है। जैसे आपने यहाँ पे हमने मेंशन किया है बिल्ड ए गराज मीन्स आपने कोई गराज को बिल्ड किया है। रन ए मार्केटिंग कंपनी, आप कोई जो है मार्केटिंग को संचालन कर रहे हैं। डेवलप ए वेबसाइट, आपने किसी वेबसाइट को डेवलप किया है। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या आएंगी प्रोजेक्ट में आपने कोई भी चीज़ जो आपने बनाई हुई है वो आपको प्रोजेक्ट के अंदर मेंशन करना रहता है। इससे क्या होता है, जो कंपनी होती है या जो आप जहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो जॉब देने वाला है वो आपको उसको लगेगा कि ये बंदा मेरे किसी काम का है। तो प्रोजेक्ट टॉपिक जो है प्रोजेक्ट आपको सीवी में जरूर मेंशन करना चाहिए। इसके बाद आपका क्या जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या है आपका, इसमें आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको ये सेम आपका एकेडमिक अचीवमेंट्स के जैसे ये हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है उसमें एकेडमिक अचीवमेंट्स होती हैं, यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आ जाती है जिसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें आपने गेन की हैं। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, यहाँ पहला पॉइंट आपको दिया गया है अटेंडेड फार्मेसी डे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1 डे कैंप हेल्ड इन बाराबंकी। तो आपने कहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और उसमें कौन कौन सी पोजीशन आपको या कौन कौन सी रैंक आपको मिली हुई है, ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मेंशन करनी रहती है। आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है जिसमें आपकी कोई रैंक आई हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने पार्टिसिपेट किया हो तो उसमें कोई आपकी पोजीशन आई हो या कोई रैंक आई हो, ये सब चीज़ें आपको इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मेंशन करना रहता है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग में आपने कहाँ पे ट्रेनिंग की है ड्यूरिंग आफ्टर एकेडमिक आफ्टर स्टडी आपने कहाँ पे ट्रेनिंग की है। तो इसमें हमने मेंशन किया है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ 6 वीक्स एट इंडस्ट्री नेम एंड प्लेस। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एट 6 वीक्स।
तो 6 वीक्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है और कहाँ पे की है, उस इंडस्ट्री का नाम और कहाँ पर वो है ये मेंशन करना रहेगा और वो किस सन में आपने की है। इसके बाद हॉस्पिटल प्रैक्टिस की मैंने मेंशन किया है। हॉस्पिटल प्रैक्टिस 45 डेज एट हॉस्पिटल। अब यहाँ पे आपका हॉस्पिटल नेम मेंशन करना है जिस हॉस्पिटल में आपने हॉस्पिटल प्रैक्टिस की है और किस सन में की है वो आपको सन मेंशन कर देना है। आफ्टर प्रोजेक्ट के बाद पर्सनल प्रोफाइल मेंशन करेंगे। पर्सनल प्रोफाइल में अपने बारे में पूरी डिटेल लिखते हैं, जैसे कि फादर नेम, सेल्फ नेम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, नेशनैलिटी मेंशन करेंगे, नेशनैलिटी जो भी है आपकी XYZ। मैरिटल स्टेटस में आपको मेंशन करना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। लैंग्वेज नोन में आप जो भी लैंग्वेज आपको आती है, आपको जो भी लैंग्वेज आती है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। हिंदी आती है हिंदी मेंशन करना है, इंग्लिश आती है इंग्लिश मेंशन करना है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका डिक्लेरेशन मेंशन करना होगा। डिक्लेरेशन में क्या होता है, इसमें आप मेंशन करते हैं कि आपने जो भी डिटेल्स, जो भी डाटा आपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया है वो आपके द्वारा दिया गया जो भी डाटा है वो आप पूर्णतः सत्य है। अगर असत्य पाने पर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये आपको डिक्लेरेशन में मेंशन करना होता है। इसके बाद आपको नीचे नाम लिख करके सिग्नेचर कर देना होता है। अब ये सीवी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि जो भी डाटा आपको यहाँ पे मेंशन करना है उसको आप पैराग्राफ में ना लिख करके, जैसे कि हमने बुलेट्स के फॉर्म में या लाइन टू लाइन मेंशन किया है, इन सब चीज़ों का यूज करके सीवी तैयार करने पर जो कंपनी हो, जो जॉब दे रहा है उसको ये हेल्प होती है। क्योंकि देखो उसके पास तो बहुत सारे सीवी रिज्यूम आते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका ही रिज्यूम पढ़े, उसको पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं रहता है। तो आपको लाइन टू लाइन बुलेट्स या अदर चीज़ का यूज करके लाइन टू लाइन लिखना रहता है जिससे कि उसको पढ़ने में आसानी हो और आपको सीवी में बिल्कुल सरल सिंपल लैंग्वेज में लिखना रहता है, सरल भाषा में लिखना रहता है, जिससे कि उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। और आपको प्रोनाउंसिएशन, जैसे एक वर्ड कई सेम प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स को ध्यान रखना होता है कि जिससे आपको वहाँ पे गलतियाँ ना हो। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे ये देखी जा सकती हैं कि जो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया है वो उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब आपको इंटरव्यू लेते समय वो पूछेगा तो आपको हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए। जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू। इसका अब अगले वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि सीवी और रिज्यूम में क्या डिफरेंस होता है, सीवी कब दी जाती है और रिज्यूम कब दिया जाता है, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। सीवी और रिज्यूम ये कब और क्यों दिए जाते हैं और हमें जो चीज़ वहाँ पे मांगी गई है वही चीज़ देना चाहिए, या तो सीवी या तो रिज्यूम।